हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसमें हम बहुत आगे आ चुके हैं, जिसमें हमने पिछला पार्ट देखा था एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंडर, और हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर को भी देखा था, रॉड जो की थी। ठीक है, अब हम इस पार्ट में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को ही देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे। इसमें हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज को देखेंगे हम इसमें, कि प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, गॉस लॉ का यूज करके निकालेंगे। और अगर वीडियो मतलब इतनी लेंथ लंबी ना गई तो मैं स्फेयर्स को भी इसी में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। आई होप सबको बढ़िया समझ आ रहा होगा चैप्टर। बस दो ही मेन टॉपिक अब इस चैप्टर में बचे हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर बिल्कुल खत्म है। ये एक तो ये वाला बचा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, एक स्पेयर्स वाला पार्ट बचा है, उसके बाद हमारा चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इस पे बहुत सवाल आते हैं। प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो हमें पढ़नी है। प्यारा कंसेप्ट है ये भी। ठीक है ना, तो मान लो मैंने आपसे कहा सर ये एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है सिंगल लेयर की, इतनी लेयर्स ने इसमें एक प्लेन शीट है पतली सी। ठीक है, इसमें चार्ज है प्लस 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 प्लस, माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी चार्ज है मान लो। ठीक, और इनफाइनाइटली लूंगा, बहुत लंबी शीट है। ठीक है ना, इनफाइनाइटली बड़ी शीट है। ठीक है, ऐसा नहीं छोटी मानते हैं, बड़ी भी मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे सवाल किया गया कि अगर मैं शीट से एक एक्स डिस्टेंस पर चला जाऊं, एक एक्स डिस्टेंस पर चला जाऊं पी पॉइंट पर, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ये आपसे सवाल किया गया। तो अब हम इसको कैसे निकालते हैं, इसको कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ मान लेते हैं डेंसिटी के लिए। अब डेंसिटी हमें क्यों चाहिए होती है, मैंने बताया था आपको पिछले पार्ट में, क्योंकि डेंसिटी के टर्म्स में आंसर निकालते हैं। डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, इसकी फील भी ले लो कि पर यूनिट एरिया पर 1 मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना भी पर यूनिट का एरिया, उसमें कितना चार्ज कर सकते हैं। तो सर हम ये टर्म लाए ही क्यों, फिर से बता देता हूँ लाए ही क्यों, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ चार्ज कवर करते हैं। पूरा तो हम इनफाइनाइटली शीट पे कवर नहीं कर सकते, पर्टिकुलर एरिया चार्ज का कवर करते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ चार्ज आते हैं, जो हम इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले आके मल्टीप्लाई करके हमें चार्ज मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिग्मा डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा होता है। ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब हमारा टास्क है कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पर। अब कैसे निकालेंगे सर? तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ यूज करना है तो गॉसियन सरफेस तो चाहिए। इस चार्ज को जो तुम बीच में लाना है, इस चार्ज को बीच में लाना है, सिमेट्रिक बनाना है। ठीक है, तो इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो एक सिलेंडर बनेगा। क्या बनेगा? एक सिलेंडर बनेगा कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से एक सिलेंडर बनेगा जिसके बीचों बीच ए पॉइंट होगा और ये ऐसा होगा सिलेंडर। ठीक है ना, ठीक है ना, मेरी ड्राइंग वैसे ठीक ठाक ही कर लेता हूँ मैं है ना, ठीक ठाक ही कर लेता हूँ। थोड़ी शीट को लंबा कर देते हैं, लंबी ही है वैसे भी ये, तो ठीक ठाक ड्राइंग कर लेता हूँ मैं वैसे ना। बस कभी घमंड नहीं किया यार, क्या बोलूँ मैं कभी घमंड नहीं किया। तो ये हमारे पास हो गया, एक सिलेंडर बन गया हमारे पास। ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान से देखोगे सिलेंडर ये एरिया भी कवर कर रहा होगा बीच में, क्रॉस सेक्शन का है ना, ऐसे ही जा रहा है सिलेंडर बीच में से, तो ये एरिया चार्ज का कवर कर रहा होगा सिलेंडर है ना। ठीक है, अब इस एरिया को मान लो मैंने ए कह दिया, क्योंकि मुझे इस एरिया की जरूरत होगी, क्योंकि सिलेंडर इस एरिया को सिर्फ इतने चार्ज के एरिया को इनक्लोज कर रहा है, क्योंकि यहीं से गुजर रहा है। समझ लो बात, यहीं से गुजर रहा है। यहाँ से खड़े होकर आप आंख लगा के देखोगे तो आपको सिर्फ ये वाला चार्ज दिखेगा इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये है यहाँ से फील है इसकी। ठीक है, अब इसका गॉसियन सरफेस क्या बना? एक सिलेंडर बना। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि फ्लक्स टोटल कितनी बाहर निकलेगी इसमें से, सर गॉस लॉ से हमें पता है कि फ्लक्स निकलेगी चार्ज इनक्लोज्ड चार्ज इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही बात है सर। अब सुनना मेरी बात को, अब ये तो हो गया गॉस लॉ से। अब हम निकालते हैं फ्लक्स। हम भी तो निकालेंगे, हम भी तो अपनी कारस्थानियाँ करेंगे हम भी तो अपनी कारस्थानियाँ करेंगे। तो अब सिलेंडर को देखो, गॉस सरफेस है, ये क्या है? गॉस सरफेस है, ये चार्ज पड़ा है, ये गॉस सरफेस है, ये चार्ज है। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? बाहर की तरफ, ऐसे मानते हैं हम बाहर की तरफ बनती है सर, रेडियली आउटवर्ड, वो बता देते हैं कुछ, मतलब बाहर की तरफ ही ऐसे मान के ही इसको डेराइव किया जाता है। ठीक है, तो बाहर की तरफ बनती है ऐसे, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है ना, तो बाहर की तरफ ही बनेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, क्योंकि सिलेंडर में गॉस सरफेस है ना, तो इसमें से देखेंगे। और सर ये तो हो गया यहाँ वाले साइड वाले सरफेस, इसकी जो कर्व्ड सरफेस है वहाँ से कैसे बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड? वहाँ से ऐसे दूर जाएगी, प्लस एरिया ना, तो ऐसे ऐसे जाएगी परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे नीचे से वैसे ऐसे। तो 3 सरफेसेज हैं यहाँ पे, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है कर्व्ड वाला। कर्व्ड वाला ये तो सेम ही केस रहेगा कर्व्ड वाले का। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि कर्व सरफेस से जो फ्लक्स निकलती है वो 0 आती है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री बन जाता है। कैसे सर 90 डिग्री कैसे? 90 डिग्री कैसे? ठीक है ना, 90 डिग्री कैसे? देखो 90 डिग्री ऐसे कि ये एरिया वेक्टर है एक, हाँ ये एरिया वेक्टर है, सॉरी मैंने कहीं फील्ड तो नहीं बोल दिया, एरिया वेक्टर है ये, एरिया वेक्टर है बेटी, ये तो एरिया वेक्टर है ना डी ए,
उसको डी ए बोलेंगे एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी जाएगी, यहाँ से भी इस एरिया से भी ऐसी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से थोड़ी जाएगी निकल के। ऐसा मानते हैं कि ऐसे जाती है, एक्सपेरिमेंट से ऐसा पाया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती है बेटा, ठीक है ना, बताना पड़ता है ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे नहीं जाएगी। ऐसे तो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर यहाँ भी परपेंडिकुलर होता है सरफेस से, 3D सरफेस यहाँ भी डी ए, तो यहाँ तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 बनता है, मैंने बताया था आपको। लेकिन यहाँ ऊपर नीचे कैसे बनता है, डी ए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है, यहाँ पे कैसे बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो cos 90 0 होता है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई ए cos थीटा, cos 90 0 होता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे फ्लक्स 0 आती है, बस इन दोनों की वजह से फ्लक्स बनती है। इतना क्लियर सब, इन दोनों एरियाज की वजह से फ्लक्स बनती है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स अगर मैं यहाँ पे अब कैलकुलेट करता हूँ, टोटल फ्लक्स अगर मैं यहाँ पे अब कैलकुलेट करता हूँ, फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू दो सरफेस की भी सरफेस 1 प्लस सरफेस 2, वो भी कितनी है, इंटीग्रेशन ऑफ छोटा एरिया, क्योंकि हमने माना ई डी ए कॉस 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0, क्योंकि छोटा एरिया मान के ही करते हैं, हमने कई बार करा है सवाल, ठीक। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, ई कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है अंदर, एरिया कितना है, ई, ये देखो cos 0 तो बना आ जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए प्लस ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब डी ए छोटा छोटा एरिया जोड़ के क्या आएगा, सुनना मेरी बात को, छोटा छोटा एरिया जोड़ के क्या आएगा, यही एरिया तो आएगा, ये ए वाला, क्योंकि यही तो हमने ये माना है, ये देखो यही तो ये एरिया है, यही ये वाला एरिया तो आएगा, छोटा छोटा एरिया जोड़ के यही वाला एरिया तो आएगा, तो ये ए है एरिया पूरा टोटल, तो इसको हमने ए माना है, तो ये ई ए बन गया प्लस ई ए, तो ये क्या आ गया 2 EA। और गॉस लॉ से फ्लक्स कितनी आई थी, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैंने कहा बिल्कुल। अब आ गई हमारी बारी किसको यूज़ करने की, अब बारी आ गई यूज़ करने की हमारे जो हमने डेंसिटी माना था। हमें पता है कि सर 4 डेंसिटी हमने कितनी मानी थी, Q पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, यही माना था, Q चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब एरिया कितना है सर, ये ए है एरिया तो ये ए मानना है हमें, है ना, एरिया को ए मानना है, तो इसको ए लिख लो और इसको यहाँ ले आओ, तो आपको चार्ज पता लग जाएगा कितना है, सिग्मा ए। तो इस Q इनसाइड की जगह सिग्मा डालोगे, तो जब सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA करोगे, ए से ए कट जाएगा, सिंपल। ई कितना निकल के आएगा यहाँ से, देखो ई निकल के आएगा आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, तो ये आ गया ई। देखो सिग्मा कांस्टेंट डेंसिटी है, 2 कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, मतलब कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब बाहर हमेशा यही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इसकी, ठीक है ना, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो पीछे जाके, ठीक, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है ना। देखो क्योंकि एक्स आया क्या कहीं इसके फॉर्मूले में नहीं आया, क्या एक्स आया कहीं इसके फॉर्मूले में नहीं आया, क्योंकि हमने एक्स ही तो माना था डिस्टेंस, देखो ना ये डिस्टेंस हमने एक्स ही तो माना था, जो जितना दूर था एक्स ही तो था, कितना दूर है, यहाँ से भी एक्स ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सर जब हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो ये तो कांस्टेंट आ गई, तो मतलब बाहर हमेशा कांस्टेंट रहेगी शीट की वजह से, ठीक है ना, बाहर हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, ये वैलिड है फॉर्मूला फॉर स्मॉल एक्स कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ शीट, ये भी बात नोट करना है यहाँ पे, ठीक है ना, कि डायमेंशन ऑफ शीट के कंपैरिजन में जो एक्स हो वो बहुत छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि शीट की जो डायमेंशन है वो बड़ी होनी चाहिए, एक्स से डिस्टेंस छोटा होना चाहिए जहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, तब ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है ना, तब ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है ना, क्योंकि हमने वैसे ही मान के इसको करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने छोटा सा मतलब ये डायमेंशन मानी फिर एक्स लिया दूर जाके कहीं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दूर ले लोगे, सिंपल सी बात है, ज़्यादा दूर ले लोगे आप एक्स, ज़्यादा दूर ले लोगे तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी ही होगी, समझ लो बात को, तो ये उसके लिए वैलिड है स्मॉल डिस्टेंस हो, समझ लो बात को, तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसे इसको डिराइव करते हैं, ठीक है ना। डेरिवेशन तो इसकी ऐसी है कि पास के एक्स के लिए ऐसे डिराइव होता है, ठीक, और पास के ही एक्स ही हम ज़्यादा इन्फिनिटी पे लेके भी नहीं जाते इसको, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है साहब कि एक्स पे तो सर डिफाइन नहीं कर लो, कोई बंदा कहे सर इन्फिनिटी पे भी यही है, तो वो उसमें फिर थोड़ा एरर हो जाता है ना, क्योंकि पर ये शीट भी इन्फिनिटी तक जा रही है, आप ये भी तो देखो, ये शीट भी इन्फिनिटी तक जा रही है, उसका हमने एक पर्टिकुलर एरिया, शीट जो थी ये इन्फिनिटी तक जा रही थी, ये जो पतली सी शीट थी, सुनना बात को, ये भी तो इन्फिनिटी तक जा रही थी, लेकिन इसका हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया ए, इसकी वजह से हमारे पास ई आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट निकल के। अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सर चार्ज पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, तो हमने एरिया लिया जितना उतना ही हमारे पास चार्ज है, समझ बात को, जितना एरिया लिया उतना ही चार्ज है। अब हम डिस्टेंस बड़ा कर लेंगे, इससे दूर चले जाएंगे, ज़्यादा दूर चले जाएंगे हम इसी एरिया को लेकर, तब हमारा सिलेंडर बड़ा बन जाएगा, तभी देखो तब तो ज़्यादा दूर है तो कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ता है, ठीक है ना, इसीलिए हम छोटे एरिया के लिए मानते हैं, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी अपने दिमाग में रखना तुम लोग, ठीक है, फिजिक्स से फील करनी पड़ती है, मैथमेटिक्स वाले तो फील नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें सिंपल सवाल आते हैं कि आपको कह दिया कि ये आपके पास एक शीट है, इससे आपने बताना है 2 मिलीमीटर दूर, छोटा ही डिस्टेंस मानते हैं, एरिया इसका बड़ा होगा एज कंपेरिजन टू उसका 2 मिलीमीटर दूर
यहाँ पर आपको फील्ड बतानी होती है, ठीक है ना। क्योंकि देखो डिस्टेंस पे तो ये वैसे डिस्टेंस देने की जरूरत भी नहीं है। वो कहता है फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस, शीट है कोई, एक मिनट यार दिख नहीं रहा, मार्कर दिख नहीं रहा है, एक मिनट में मार्कर दिखा दूँ पहले, अब दिख रहा होगा। ये शीट है आपके पास, इससे कहा गया आपको एक स्मॉल डिस्टेंस दूर पर, एक स्मॉल डिस्टेंस दूर पर आपको फील्ड बतानी है। आपको सिर्फ इतना दे रखा है कि जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी वो 2 है, बस इतना दे रखा है। तो स्मॉल डिस्टेंस, तो सर हमें पता अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। स्मॉल डिस्टेंस नहीं होगा तब चीज़ें वैरी करेंगी, पहले ही बता देता हूँ मैं, ठीक है ना, पहले ही बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। वैरी करती हैं वो, हाइयर चीज़ें हो जाती हैं, फिर हाइयर लेवल पे जाना पड़ना पड़ता है उसको, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही समझो, E इज इक्वल टू, आपके सिलेबस में यही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और सिग्मा की वैल्यू 2 दे दी, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये रख के इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इतनी होती है शायद, है ना, इतनी होती है ना, हाँ ठीक है ना, परमिटिविटी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें, बताओ एक और क्वेश्चन करें क्या, ठीक है ना, करेंगे एक और क्वेश्चन। देखो चलो अब मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। चलो अब शीट का एक और केस लेके देखते हैं, ठीक है ना। पहले हमने देखी थी पतली सी शीट थी, कोई थिकनेस नहीं थी शीट की। अब क्या करते हैं, एक शीट बनाते हैं, सर एक शीट बनाते हैं, लेकिन उसकी कुछ थिकनेस भी होगी, इसी शीट की कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ इसकी थिकनेस होगी। ये मैंने थिकनेस बना दी इसकी, तो कुछ कुछ क्यूबॉइड जैसी लगेगी अगर थिक होगी ये शीट, तो कुछ कुछ क्यूबॉइड जैसी नहीं लगेगी सर। हाँ बिल्कुल थिकनेस है, तो दिखा रहा हूँ छोटी थिकनेस है, इतनी ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो डी थिकनेस है इसकी, मान लो यहाँ से डी थिक है, ठीक है ना। ये शीट थी आपकी, ठीक है ना, ये शीट थी आपकी, ये शीट थी, इसको मैंने थिक कर दिया, थोड़ा सा मोटा कर दिया शीट को पकड़ के, ठीक है ना। अब अगर शीट को मोटा कर दिया, सुनना बात को, अगर मैंने शीट को अगर मोटा कर दिया तो और इस ये एग्जांपल है नॉन कंडक्टिंग शीट का, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग, यहाँ पे लिख भी लो, नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया लार्ज है, क्यूसी के कंपैरिजन में करते हैं, ठीक है ना, लार्ज सरफेस एरिया। तो लार्ज सरफेस एरिया की शीट है, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मैंने आपको मतलब बताया था, अगर नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज कहाँ रहता है, पूरी वॉल्यूम में रहता है। तो शीट के अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है, पूरा अंदर वॉल्यूम में, सरफेस पे नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम में पूरा चार्ज भरा हुआ है। अगर नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग के केस में नहीं होता, ठीक है ना। कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग, वो सिलेंडर वाला जो हमने पढ़ा था, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग के केस में इसके पूरा अंदर चार्ज भरा हुआ रहेगा शीट के अंदर, ठीक है। अब मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनना तुम लोग। अब यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम में चार्ज दिख रहा है, तो हम नया डेंसिटी वाला टर्म डिफाइन करेंगे रो, जो कि था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। अभी ध्यान में होनी चाहिए बातें आपकी, ठीक। अब आपसे एक सवाल पूछा गया, देखो सवाल पूछा क्या गया कि यहाँ से बीचों बीच से P डिस्टेंस दूर, अंदर ही P डिस्टेंस दूर, अंदर ही आपको क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है ना। P डिस्टेंस दूर, इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही बतानी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी गॉस लॉ का यूज़ करेंगे तगड़ा सा, यहाँ पे भी हम गॉस लॉ का यूज़ करके बताएंगे, ठीक है ना। गॉस लॉ का देखो कैसे यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखो गॉस लॉ का कैसे यूज़ करेंगे हम इसमें, कि यहाँ पे बतानी है, तो मैं शीट का आगे वाला एरिया ऐसे लेता हूँ, ठीक है ना, ऐसे ले लेता हूँ आगे वाला एरिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ से आपको कुछ एक्स मान लो डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस दूर ही यहाँ पे आपको बतानी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ, जो कि सिलेंडर बनेगा, मुझे दिख रहा है साफ साफ, सिलेंडर ही क्लोज करेगा इसको, ठीक है ना। यहाँ से भी एक्स और यहाँ से भी एक्स, ठीक है। तो सिलेंडर बन गया। अब इस सिलेंडर के अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है, कुछ चार्ज क्लोज किया होगा सिलेंडर ने भी, क्योंकि इसी वॉल्यूम में चार्ज था। यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर बना दिया ऐसे, तो इस सिलेंडर ने भी कुछ ना कुछ चार्ज क्लोज किया होगा अपने अंदर वॉल्यूम में, ठीक है ना, समझ लो बात को। अब इसके अंदर चार्ज है तो फ्लक्स भी निकलेगी बाहर, फ्लक्स भी निकलेगी गॉस लॉ से। गॉस लॉ से टोटल फ्लक्स कितनी आएगी, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, ठीक है ना। गॉस लॉ से तो इतनी आएगी सर फ्लक्स। अब गॉस लॉ से फ्लक्स इतनी आएगी, उससे मुझे क्या लेना सर, मैं अपनी भी निकाल के देखूंगा, अपनी भी निकालते हैं। तो एरिया से ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, और एरिया वेक्टर यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा इसके साथ वाला, लेकिन यहाँ पे ऊपर आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे आपको पता है 0 आएगी, यही इसी इन दोनों की वजह से ही आएगी फ्लक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितनी आएगी फ्लक्स टोटल, इन दोनों सरफेस की वजह से ई डी ए प्लस ई डी ए, इन दोनों का क्या है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, इस एरिया को आप ए मान लो, ठीक है ना, ए मान लो टोटल एरिया को, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेट करके, प्लस ई ए पिछले वाले से ई ए, ठीक है ना। तो ये कितना बन गया, 2EA बन गया, ठीक है ना, 2EA बन गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हमें पता है कि यही क्यू इनसाइड के बराबर, यही इसके बराबर है, क्योंकि दोनों ही फ्लक्सेस हैं, तो दोनों को बराबर रख देते हैं। तो मैंने रखा क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA के बराबर रख दिया इसको मैंने, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। अब इस क्यू इनसाइड को रो के टर्म में लिखते हैं, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ए एरिया हमारे पास ए एरिया है ना, कोई दिक्कत किसी को, ए एरिया ही है हमारे पास, ए एरिया ही तो है,
है ना। लेकिन चार्ज पर यूनिट एरिया कह रहा हूँ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम करना है। लेकिन हमें तो सर आपने एरिया के टर्म्स में इसका आंसर, एरिया के टर्म्स में तो यहाँ पर भी एरिया लिखा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। बायोलॉजी वाले बच्चों को दिक्कत यही होता है वॉल्यूम। देखो एरिया, एरिया को जब आपने हाइट दे दी, एरिया था, ये प्लेन शीट थी, ये प्लेन शीट को आपने हाइट दे दी, इसको आपने हाइट दो तो वॉल्यूम क्लोज होगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ है इसका थोड़ी सी फील। तो ए इंटू एच होता है। अब सर एरिया तो ये एच क्या है, ये इसकी लेंथ है एच। एरिया को आपने हाइट दे दी, पूरा सिलेंडर बन गया। ये एरिया था, इसको आपने हाइट दे दी, पूरा सिलेंडर बन गया। तो मान लो इसकी लेंथ, मान लो कुछ मान के चल लेते हैं, कुछ लेंथ इसकी मानना क्या है, ये एक्स था डिस्टेंस, ये भी एक्स होगा। एक्स पे क्लोज किया था ना, एक्स पे क्लोज किया था, एक्स 2x, तो एक्स इंटू हाइट कितनी होगी 2x होगी। तो a इंटू 2x, तो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए इंटू 2x। तो इसको इधर ले जाओ, तो रो 2 रो ए एक्स कितना आ गया, q आ गया। 2 रो ए एक्स आपका q आ गया। अब इसकी जगह इसको फिट कर दो, तो 2 रो ए एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 EA, ठीक है। 2 से 2 कट गया, ए से ए कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल गया ये रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल गया रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सबको क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ये इतनी है निकल गया रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो ये इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर थिकनेस आ गई शीट की तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्स के। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और जायज़ भी है। जैसे जैसे आप ये एक्स बढ़ाओगे, यहाँ से बढ़ाओगे तो ज़्यादा वॉल्यूम कवर होगी, ज़्यादा चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो यहाँ से लॉजिकल भी। अगर सर हम आउटसाइड की निकालना चाहें, तो वो भी सिंपल ही है। यही गॉसियन सरफेस मानकर आपको मैंने कितने तो करवा दिए, यही गॉसियन सरफेस आपको कुछ इसी डिस्टेंस पे मानना है, और ये एरिया इंक्लोज करके आप जब निकालोगे ना तो वो पता कितनी आएगी, वो आएगी E इज इक्वल टू रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। करवा दूंगा ये भी, इतनी आएगी वो। वैसे तो ये आसान है, खुद कर लो आप, चलो मैं करवा देता हूँ फिर, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम गए कुछ डिस्टेंस दूर, ठीक है ना, यहाँ से हम गए कुछ डिस्टेंस दूर पर तो मान लो ये डिस्टेंस हमने x मान लिया, कुछ बड़ा x मान लिया, ठीक है ना, ये भी x था। अब देखो यहाँ से भी मैं क्यू इनसाइड अपॉन वही लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम कवर होगी, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो रो की टर्म्स में वॉल्यूम कवर होगी ना, रो इज इक्वल टू आपको पता है कितना होता है, चार्ज पर यूनिट क्यू इनसाइड अपॉन एरिया। हमने अभी देखा कितना था, a इंटू एक्स माना एरिया हमने। अब मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनना तुम लोग, जब आप बाहर चले गए हो तो ये क्यू चार्ज कितना आएगा, जितना बेसिकली ये है, ये अंदर का चार्ज है पूरा, ये आएगा पूरा अंदर का चार्ज, ठीक है ना। देखो ये इसकी थिकनेस में है, मतलब ये वाला जो क्यूब है ना अंदर, ये वाला जो अंदर क्यूब है ये कवर हो जाएगा, समझ लो बात को, ये वाला जो क्यूब है ना अंदर ये कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला क्यूब जो है ये कवर हो जाएगा इस चार्ज के अंदर। तो यहाँ से जब आप देखोगे कि इसकी जब आप डेंसिटी निकालोगे तो आपको पता है रो इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन वॉल्यूम होता है। अब जो वॉल्यूम होगी वो होगा एरिया इंटू हाइट। अब हाइट कितनी लेनी है, यहाँ पे बच्चे डाउट खाते हैं, देखो हाइट कितनी लोगे, ये तो हो गया एरिया। अब इफेक्टिव हाइट तो इतनी है, इतने में ही चार्ज है, सिर्फ इतने में, और ये क्या इसकी डेप्थ है, तो हम a इंटू डी करते हैं यहाँ पे, जिससे रो ए डी यहाँ आ जाता है, और इस रो ए डी को जब हम इक्वल रखते हैं 2EA के, तो ये हमारे पास E यहाँ से निकल के आ जाता है। सिंपल है, कुछ इसमें खास वो नहीं है कैलकुलेशन, ठीक है ना, कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये था, इसका ग्राफ भी देख लेते हैं एक बार, और हाँ आपने देखा कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई जब शीट की थिकनेस थी, तो इनसाइड आई आपके पास रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आउट कितनी आई, आउटसाइड वाली आई आपके पास रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से तो आपको दिख रहा है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। यहाँ देखो रो कांस्टेंट, थिकनेस कांस्टेंट 2 एप्सिलॉन, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट आ रही है, मतलब जब आप बाहर निकल गए शीट के तो आपकी कांस्टेंट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। वो थी भी पिछले वाले केस में भी थी, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट हो गया ना, उतना ही चार्ज बचा, तो दूर जाते जाओगे कांस्टेंट हो जाएगी स्मॉल डिस्टेंस के लिए, वही मैंने आपको बताया, स्मॉल डिस्टेंस होना, ठीक है। इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है इसका। ग्राफ से भी कई बार क्वेश्चन के एनालिसिस जब हम करते हैं ना तो ईजी हो जाता है, इसलिए मैं ग्राफ करवाता हूँ, ठीक है। तो O आ गया, सेंटर है ये, ठीक है ना, सेंटर मान के चलो इसको, ये सेंटर है, और ये क्या है सेंटर से जब आप d/2 थिकनेस पे चले गए, क्योंकि देखो पूरी थिकनेस d है, ये बीचों बीच हम d/2 थिकनेस से बाहर जाएंगे तो आउट हो जाएंगे। तो जब आप d/2 थिकनेस पे चले गए तो ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, ठीक है ना, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, जब आप अंदर हो
तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के, तो ऐसे सीधा सीधा ग्राफ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप बाहर आ गए तो अब ई की जो मैक्सिमम वैल्यू यही चलती रहेगी कॉन्स्टेंट, ई इज इक्वल टू रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही चलती रहेगी, ठीक है, शीट के लिए, ठीक है। तो यही वैल्यू चलती रहेगी बाहर, ठीक है ना। तो ये है मतलब अंदर वो जैसे जैसे बाहर आ रहे हो वैसे वैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है और शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है जैसे, तो प्रोपोर्शनल है, बाहर आए तो कांस्टेंट हो गया चार्ज की वैल्यू और शीट ऐसी चलती थी स्मॉल डिस्टेंस तक, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका शीट के सारे कंसेप्ट कवर, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। स्पेयर्स का ना मैं एक ही पार्ट लाऊंगा, उसी में सारे स्पेयर्स का खत्म कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्पेयर्स का अगर मैं इसी में मर्ज करूंगा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। स्पेयर्स का अगर मैं इसी में मर्ज करूंगा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, स्पेयर्स थोड़े से टेढ़े किस्म के, एक ही बारे में करवाऊंगा फिर सबको रिलेट होता जाएगा ना एक बारे में, ठीक है ना। तो इसी में करवा दूंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो अगले में ही लाते हैं स्पेयर्स का, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मजे करो, पढ़ाई करो, और आई होप सबको बढ़िया लगा होगा पार्ट भी, ठीक है ना। अगले में स्पेयर्स को इकट्ठे कवर कर लेंगे। स्पेयर्स का बेसिकली थोड़ा लंबा जाएगा, 30-40 मिनट का जाएगा पार्ट, ठीक है ना, क्योंकि स्पेयर्स में ज़्यादा है थोड़ा पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो स्पेयर्स का अगले में ही करेंगे, रिलेट हो जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जो भी आप पढ़ रहे हो ना, ये जो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ सारी, थोड़े थोड़े बीच बीच में न्यूमेरिकल भी करवा देता हूँ भाई, आपका क्या फ़र्ज़ रहेगा कि आप इसको अच्छी तरह समझो, ठीक है ना, समझ तो रही हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लगाने हैं, क्योंकि फिजिक्स सिर्फ फील लेने से हो तो जाती है वैसे फील लेने से काफ़ी कुछ चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन न्यूमेरिकल जब आप करोगे आपको और कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको और फील आएगी, ठीक है ना। न्यूमेरिकल करने से और फील आती है, ठीक है ना, इसीलिए आपको न्यूमेरिकल भी करने हैं। न्यूमेरिकल सर कहाँ से करें, न्यूमेरिकल कहाँ से करें, बच्चों के डाउट आ जाते हैं भाई। NCERT की बुक है तुम्हारे पे, वहाँ से कर लो, तुम्हारे पे कोई और एडिशनल बुक है वहाँ से कर लो, कितनी बुकें हैं यहाँ पे, ठीक है, तुम्हें पता है, तुम्हें मुझसे ज़्यादा ही पता है बुकों की नॉलेज है, ठीक है ना। उसके बाद इतना तुम्हारे पे तगड़ी चीज़ है, फ़ोन है तुम्हारे पे, उससे देख लो कुछ क्वेश्चंस, क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या बोर्ड के प्रीवियस ईयर कर लो, ठीक है ना। कितना कुछ है तुम्हारे पे, रिसोर्सेज बहुत है, बस मेहनत वाला बंदा चाहिए, ठीक है ना, बस मेहनत वाला बंदा चाहिए, रिसोर्सेज बहुत है, ठीक है ना। अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाएगी, ठीक है ना। आह सर मज़ा आ गया डायलॉग ठीक है ना। तो भाई मेहनत करो, ठीक है ना, बाकी और किसी चीज़ की टेंशन मत लो। और मेहनत देखो हर जगह लगती है यार, ठीक है ना, मेहनत लगती है हर जगह, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। अभी चैप्टर हमारा एंड पे आने वाला है, इसके बाद शायद अगला लास्ट ही पार्ट होगा, इसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो चैप्टर एंड कैसे होगा, थ्योरेटिकल पार्ट में मेरी तरफ से, ठीक है। न्यूमेरिकल भी मैंने हालांकि बीच बीच में करवाए हैं। तुम्हारा क्या फ़र्ज है, सुना, तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमसे ये जो सुन रहे हो, तुम्हारा क्या फ़र्ज रहेगा कि तुम्हें न्यूमेरिकल लगाने हैं, तगड़े लगाने हैं न्यूमेरिकल। कोई भी न्यूमेरिकल में अगर तुम्हें डाउट आ जाए गलती से, मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा खुला पड़ा है तुम्हारे लिए। कमेंट सेक्शन, तुम्हें कोई भी न्यूमेरिकल की फील में डाउट आ गया, फील नहीं आ रही किसी न्यूमेरिकल की, सर सॉल्व तो हो रहा है पर फील नहीं आ पा रही कि ऐसे हो रहा है, ऐसे रट्टेबाजी नहीं करनी, ठीक है ना। फील लेके सॉल्व करना है न्यूमेरिकल भी, ठीक है ना। और बस पढ़ाई करते रहो, बस यही तुम्हें कहना था कि न्यूमेरिकल साथ के साथ सॉल्व करते रहो, क्योंकि चैप्टर न्यूमेरिकल पे भी बेस है। न्यूमेरिकल करोगे तुम्हें फॉर्मूले भी जो है ना चैप्टर के बीच में फॉर्मूले यूज होते हैं, ये याद होते जाएंगे, ऐसे ही याद होंगे। न्यूमेरिकल में यूज करोगे बार बार तब याद होंगे फॉर्मूले, ठीक है। इसीलिए न्यूमेरिकल करो, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पे जेईई मेन वगैरह के, नीट वगैरह की भी तैयारी करते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए तो मस्ट है भाई, तुम तो करो ही करो, तुम तो जेईई मेन के उठा लो, नीट के उठा लो न्यूमेरिकल, ठीक है। सिलेबस तो सेम ही है CBSE वगैरह का, ठीक है। उसके उठा के करो न्यूमेरिकल करो तुम सब, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा तुम्हें बताना था मुझे कि न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करो और अपना एक पूरा रूटीन बनाओ, अच्छी तरह पढ़ो, ठीक है ना। और खेलो भी, खेलना भी जरूरी है यार, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बातें हो गई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ाई करते रहो और जो भी पढ़ा है सबसे इंपॉर्टेंट उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।